8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग कल। अपनी किस्मत आजमाने कई बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे। पीएम मोदी की जमशेदपुर के घटशिला में जनसभा, विपक्षियों पर साधा जमकर निशाना। जौनपुर में सीएम योगी की चुनावी जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आप नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर केजरीवाल। स्वाति मालीवाल मामले में 5 दिन की रिमांड पर विभव कुमार, पुलिस ने कहा फुटेज मांगे तो खाली पेनड्राइव थी। पंजाब हरियाणा सहित 6 राज्यों में गंभीर हीट वेव का अलर्ट, दिल्ली और राजस्थान में तापमान 40 डिग्री पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बातों में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के सीएम के सहयोगी विभव कुमार पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। मालीवाल का दावा है कि 13 मई को सीएम आवास पर कुमार ने उन पर हमला किया था। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। आईपीसी की धारा 354 किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या ताकत के इस्तेमाल से जुड़ी है। धारा 506 में आपराधिक धमकी के खिलाफ सजा का प्रावधान है। धारा 509 किसी अभद्र इशारे या अपमान के इरादे से किए गए काम के खिलाफ लगाई जाती है और धारा 323 भी जोड़ी गई है जो हमले के लिए लागू होती है। Assault or criminal force, then assault or criminal force on a woman, assault or criminal force to stop a woman from getting out against a parliamentarian, that is a public servant. Again, also more importantly against a woman which is outraging her modesty by words or by gestures. The seriousness of the offence is like this, that the minimum punishment starts from 1 year and goes up till 5 years. मालीवाल के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। एपी नेताओं ने हमले को गलत बताते हुए विभव पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है, तो बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जवाबदेही लेने की मांग की है। The offences are more particularly labelled are 308, 354B, 323, 506, 509, 341 of IPC, and 2 of these sections are non-bailable, 308 and 354B. 2 sections are non-bailable. So in case one of section is non-bailable, it means that one has to make an application for anticipatory bail under 438 of CRPC before the Court of Session or before the High Court. Otherwise, he will be arrested. In case the police will find him, police may arrest him at any time. सोमवार सुबह दिल्ली पुलिस को केजरीवाल के आवाज से फोन आया। फोन करने वाली ने कहा कि उसके साथ मारपीट की गई। दूसरी कॉल में उन्होंने खुद को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बताया। बाद में दिन में मालीवाल थाने गई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कराई। 3 दिन तक चुप रहने के बाद स्वाति ने गुरुवार रात को पुलिस को बयान दिया। शुक्रवार को एम्स में उनकी मेडिकल जांच की गई और एफआईआर लिखी गई। रविवार दोपहर महू निमीज 4 लेन मार्ग पर एक ट्रक का आग का गोला बन गया। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फटने के बाद आगजनी की घटना हुई। काफी देर की मशक्कत के बाद ट्रक पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। खबर रतलाम से है, जहां जिला अस्पताल में 2 पक्ष भिड़ गए, जिसके बाद हाथ जो लगा उसे उठाकर दूसरे पर टूट पड़े। अस्पताल के जांच काउंटर का कांच तोड़ डाला, फायर एक्सटिंगर उखाड़कर इसे भी मारपीट की। मामला शनिवार देर रात 1 बजे का है। मौके पर मौजूद पुलिस ने वीडियो बनाती रही। शहर के
मदीना कॉलोनी में एक ही परिवार के 2 गुटों प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। अस्पताल में झगड़े पहले भी मारपीट हुई है। एक गुट के कुछ लोग माणक चौकी थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंचे थे। आदिवासी बाहुल डिंडोरी जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने के लिए मौके की तलाश है। ऐसी ही प्रतिभा शाहपुरा के नज़दीक करौंदी गांव निवासी शिवम साहू हैं। इन्होंने अपने घर में रहकर एक अनोखा रोबोट तैयार किया है। यह रोबोट चेहरे के हाव भाव के साथ हाथ मिलाना, हाथ ऊपर नीचे करना, बाइस्पेस दिखाना, व्यायाम करना आदि क्रियाएं कर सकता है। यह हिंदी अंग्रेजी दोनों कमांड में काम कर सकता है, साथ ही दोनों भाषाओं में बोल भी सकता है। यह रोबोट जो मैंने डिज़ाइन किया है, ये सभी तरह के एक्शंस और मूवमेंट करता है, जैसे कि हाथ मिलाना, हाय करना, हेलो बोलना और एक्सरसाइज करना, पुशअप करना, हाथ ऊपर हाथ नीचे, और ये सभी कमांड देने पर वर्क करता है। और कमांड भी हम हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं, ये दोनों में वर्क करता है। साथ ही ये चेहरे के हाव भाव के साथ ये सारे एक्शंस करता है, पूरे मूवमेंट्स करता है। और मैं अगली वीडियो में इस रोबोट में नए फीचर्स और भी इम्प्रूवमेंट के साथ नए एक्शंस इसमें ऐड करूँगा। खबर डिंडोरी से है, जहां तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश से हाईवे पर चलने वालों के लिए आफत बन गया है। बता दें कि हाईवे से गुजर रही वाहन के ऊपर पेड़ गिर गया। गनीमत ये रही कि चालक की जान बच गई। बेमौसम बारिश से जनजीवन प्रभावित है। पंजाब सरकार लगातार किसानों से अपील कर रही है, किसान अपने खेतों में आग न लगाएं। इससे कई बड़े हादसे होते हैं, लेकिन किसान खेतों में आग लगाने से बाज नहीं आ रहे। गुरदासपुर पिंडोरी रोड पर मामला सामने आया, जहां पर किसानों द्वारा खेतों में लगाई गई आग पनपस के गोदाम तक पहुंच गई, जिसके कारण पनपस के गोदाम के अंदर रखे लकड़ी और प्लास्टिक के क्रेटों में आग लग गई, जिसके बाद आग पूरी तरह से गोदाम के अंदर फैल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, भंडारित अनाज को बचाया। उन्होंने बताया कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो लाखों रुपए का अनाज जल जाता। बीस मई को लोकसभा चुनाव के 5वें दौर की वोटिंग होगी। इस दौर में झारखंड की 3, उड़ीसा की 5, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 5, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की इकलौती लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें दौर की वोटिंग होगी। इस दौर में झारखंड की 3, उड़ीसा की 5, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 5, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की इकलौती लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। रविवार सुबह इन राज्यों की पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो गयीं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पोलिंग कर्मचारी सुबह सुबह डिप्लॉयमेंट सेंटरों पर पहुंच गए और उन्हें बसों से सुरक्षा के साथ पोलिंग बूथ भेजा गया। बेलापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये एकूण 380 केंद्र आहेत। प्रत्येक केंद्रावर आमचे 4 पोलिंग पार्टी, 1 शिपाई आणि 1 पोलीस कर्मचारी असे प्रत्येक केंद्रावर एकूण 6 कर्मचाऱ्यांचा संच आपला असेल। ओडिशा के झारसुगुड़ा में पोलिंग पार्टियों को ईवीएम और दूसरे सामान दिए गए। वे बसों से कड़ी सुरक्षा में अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वायलेंस के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। कोई भी अगर वायलेंस करेगा तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन ली जाएगी। हम झारसुगुड़ा पुलिस प्रतिबद्ध है, जो इलेक्शन कमीशन ने हमको दायित्व दिया है कि फ्री, फेयर, सेफ, इंसिडेंट फ्री इलेक्शन कराने के लिए हम वो करेंगे। हमारी तरफ से आज डिस्पर्सन हो रहा है 515 बूथ के लिए। हमारा ऑलमोस्ट डिस्पर्सन 50% ज़्यादा खत्म हो चुका है और 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। सारे पोलिंग पार्टीज अपने अपने बूथ पे जाएंगे। हमने 80 सखी बूथ किए हैं। आप देख सकते हैं कि 40% से ऑलमोस्ट हमारी पोलिंग ऑफिसर इस बार महिलाएं हैं, तो सखी बूथ है, कुछ मिक्स बूथ्स भी है।
और हमारा सारे बूथ पे ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रैम्प, ये सब सुविधा भी किया हुआ है। झारखंड के हजारीबाग में कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। पोलिंग कर्मचारियों को अलग अलग गाड़ियों में चुनाव सामान के साथ उनके पोलिंग बूथों की ओर रवाना किया गया। टोटल हम लोग 41 कंपनी को यहाँ पर डिप्लॉय किए हैं, जो मतदान और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर नक्सल एरियाज हैं वहाँ पर ऑप्स करेंगी, जो नक्सल क्षेत्र के मतदान है उसको सपोर्ट करने के लिए। तथा इसके अतिरिक्त हम लोग लगभग 43 के आसपास DAP का यूज कर रहे हैं बूथों पर, जो नॉर्मल बूथ है वहाँ पर। उत्साह बहुत है सर, हौसला भी बुलंद है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई लापरवाही इसमें नहीं है। बढ़िया से वोटिंग कराना है, बढ़िया से, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं, बढ़िया वोटिंग करा के ये करना है। उत्तर प्रदेश के महोबा में 489 पोलिंग बूथ पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सभी पोलिंग बूथ पर शांति से वोटिंग कराने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। मेरी यही अपील रहेगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। हमने हर बूथ पर जो भी मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की हैं, जैसे पानी की व्यवस्था है, वहाँ पर भी हमने शेड उपलब्ध कराया है। वहाँ पर आपके असिस्टेंस बूथ हैं जिससे आप जाके पता कर सकते हैं आपका कौन सा सीरियल नंबर है, तो आपको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आएँ, आपका मत का उपयोग करें। वोटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की सीमाएं सील रहेंगी। हर किसी की कड़ी जांच की जाएगी। शांति से वोटिंग कराने के लिए राज्य के 1389 बूथों पर भारी संख्या में पुलिस और CRPF के जवान तैनात किए गए हैं। गर्मी को देखते हुए पोलिंग बूथों पर टेंट और पानी का बंदोबस्त किया गया है। कि बांदा में कुल 4 विधानसभाएं हैं जिसमें 1389 बूथ हैं और सभी बूथों के हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं आ गए हैं, सामग्री प्राप्त कर रहे हैं और अभी तक 75% तक सामग्री लोगों ने प्राप्त कर लिया है। EVM भी लगभग 50% प्राप्त कर लिया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर सब डिविजनल ऑफिस और काकीनाडा के पानपुर माखनलाल स्कूल में पोलिंग कर्मचारियों को रवाना होने से पहले तमाम जरूरी जानकारियां दी गयी। करगिल से शनिवार को ही पोलिंग कर्मचारियों को EVM, VVPAT मशीन और चुनाव के दूसरे सामानों के साथ जांस्कर सब डिवीजन के लिए रवाना कर दिया गया था। इससे पहले शुक्रवार को वोटिंग कर्मचारियों को वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में भेजा गया था। 20 कंपनीज आए, CAPF प्रोटेक्शन है, हम क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में भी CAPF को लगाया है। 5वें दौर की वोटिंग में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीट पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 25 मई और 1 जून को 2 और दौर की वोटिंग बाकी है। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। खबर लखनऊ से है, जहां कल होने वाले मतदान को लेकर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की मतदाताओं से अपील की है। लखनऊ की जनता से मतदान करने की अपील की है और ये भी कहा है कि सभी अपने परिवार के सदस्यों के साथ जाकर मतदान करें। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मतदाताओं से अपील करता हूं कि कल 20 तारीख है, अपने घरों से निकल करके 100% मतदान करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लेकर के मतदान केंद्र पर जाएं और मतदान कराएं और अपने मोहल्ले के कम से कम 4 परिवारों को मतदान स्थल तक जरूर भेजने में अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि मतदान एक ऐसा पुनीत कार्य है जिससे देश में एक सुव्यवस्थित विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाली सरकार का मार्ग आप अग्रसर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः हृदय से धन्यवाद करता हूं और इस बात के लिए निवेदन करता हूं कि 100% मतदान के जो लखनऊ ने संकल्प लिया है उसको पूरा करने में हम सब मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप की प्रेस वार्ता हुई। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के लिए सूचना दी है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मतदान होगा। यूपी में लोकसभा की 14 सीटों पर मतदान होगा। लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी में होगा मतदान। जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा में होगा मतदान। फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी, फैजाबाद में होगा मतदान। कैसर और गोंडा में होगा मतदान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आज महाराजगंज जनपद के नौतनवा विधानसभा के अड्डा बाजार में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि आम
आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है। महंगाई से लोगों का घर का बजट बिगड़ गया। सन 1977 में कांग्रेस के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं था, लेकिन जनता ने नकार दिया। वही स्थिति मौजूदा दौर में है। इस बार भाजपा को जनता हटाकर पुनः कांग्रेस को लाना चाहती है। जनता में एकदम से लहर आई और मैं सन 77 का वो चुनाव भी देखा है मैंने, जब पूरे देश में जहां कोई कांग्रेस के खिलाफ कोई बोलने तैयार नहीं था, लेकिन जनता पार्टी जैसी चुनाव का घोषणा हुई, जनता पार्टी की लहर आई और कांग्रेस बहुत बुरी सारी। तब मैं विधानसभा में मैं चुनकर गया था, मैं याद है मुझे गाँव में नहीं घुसते थे। वही हालत अब है। आचार संहिता के बाद तो एकदम से मोदी और शाह के खिलाफ सब फूटा है लोगों। बेरोजगारी मैं तो आपसे पूछता हूँ, घर का बजट आपने कभी बैठ के देखा है? आमदनी बढ़ी है क्या आपकी? खर्चा बढ़ा के नहीं बढ़ा? लोकसभा के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश के 21 जनपदों में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। बड़ी संख्या में मतदाता अपने मत का प्रयोग कर इसको लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि कल होने वाले मतदान के महापर्व की तैयारियों को लेकर के न्यूज़ की टीम ने मतदान केंद्रों पर तैयारियों को लेकर जायजा लिया। 5वें चरण की है बारी। बता दें कि कल राजधानी लखनऊ समेत 14 जिलों में वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस समय हम मौजूद है आदर्श मतदान केंद्र जो नगर निगम जिला निर्वाचन के माध्यम से तैयार किया गया है। देखिए होर्डिंग में लिखा है मेरा वोट मेरा भविष्य। तमाम तरीके से सरकारी तंत्र जो है लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मतदान प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए, इन सभी मुद्दों को भी खास तौर से देखा जा रहा है। तमाम चीज़ों की तैयारियों की बात करें या फोर्स की बात करें, जिस तरह से राजधानी लखनऊ में ये मतदान केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर तमाम फोर्सेज डिप्लॉय की गई है। आपातकालीन स्थिति में ऐसे में कैसे निपटना है, उन सभी चीज़ों को लेकर जिस तरह से मतदान केंद्र बनाया है, मतदान केंद्र में हर सुख सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। जिस तरह से देखा जा रहा है प्रदेश में लगातार गर्मी का माहौल है, तो इसको लेकर दिखाएंगे आपको। चुनाव आयोग की तरफ से बड़े बड़े कूलर लगाए गए, बाकायदा जनरेटर कूलर लगाए गए हैं ताकि जो मतदान स्थल पर लोग आ रहे हैं उनको किसी तरह से परेशानी ना हो। और सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। आपको खबर शामली से। अंतिम यात्रा सेवा समूह टीम मानस अजय संगल जय हिंद सामाजिक संस्था के द्वारा काफ़ी समय से बेसहारा और लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार कराया जाता है, जिसमें आज काफ़ी समय से हुई करीब दर्जन भर लोगों की मौत के बाद उनकी अस्थियों को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए हैं, जहां संस्था के लोग सभी हिंदू समाज के विधि विधान से गंगा में अस्थियों को प्रभावित करेंगे। यह सब अज्ञात शव की अस्थियां हैं और कोरोना काल से हमने ये संस्था चलाई थी। जब कोरोना काल में जो व्यक्ति अपनी कोरोना से मृत व्यक्तियों को छोड़कर चले जाते थे तो उनका दाह संस्कार हमने किया है। हम पिछले साल 14 मई 2023 को भी ऐसे ही 11 अस्थियाँ लेकर गए थे और इससे ये पुण्य का कार्य है। और हम तो आज कितनी अस्थियाँ हैं? आज 10 अस्थियाँ हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जब कोरोना काल चल रहा था तो इस संस्था ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली कि लावारिस सब तो लोग छोड़ के जा रहे थे, परंतु इन्होंने इस तरह का ये निभाया कि परमानेंट बहुत लावारिस लाशें प्रशासन को मिलती थी और कोई भी उनका दाह संस्कार प्रशासन ही करता था। वो किस तरह से करता था, परंतु ये जिम्मेदारी अंतिम सेवा ट्रस्ट ने ली। इनकी पूरी टीम को बधाई इस बात की है कि इन पे सूचना के आने के बाद ये पूरी हिंदू रीति रिवाज से, यदि मुस्लिम है तो उसके रिवाज से ये हम इस जिम्मेदारी से। खबर उन्नाव से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में सीएससी परिसर में खड़ी 3 एम्बुलेंस में आग लग गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। आग लगने से एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। आग लगने से स्वास्थ्य केंद्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूर्व में भी इसी तरह से जिला अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस में आग लग चुकी है। आग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में लगी। खबर फतेहपुर से है, जहां चुनाव ड्यूटी में आए होमगार्ड की गांधी मैदान में अचानक तबीयत बिगड़ गई। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि अधिक गर्मी होने से बिगड़ी थी होमगार्ड की तबीयत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
खबर बागपत से है, जहां दिन दहाड़े हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया। 2 दिन पूर्व जेल से छूटे भाई ने अपनी ही बहन को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देकर हत्या आरोपी ने थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। कोतवाली क्षेत्र के मुगलपुरवा मोहल्ले का ये पूरा मामला है। रुड़की के आशीर्वाद एनक्लेव में पुरोहित जन कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष पत्रकार वार्ता आचार्य रजनीश शास्त्री ने पत्रवार्ता का किया आयोजन। पत्रकारों को संबोधित करते हुए आचार्य रजनीश शास्त्री ने कहा कि आगामी 26 मई से 1 जून तक हर मिलाप धर्मशाला में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसके मुख्य यजमान उत्तराखंड जोशी परिषद के अध्यक्ष आचार्य रमेश सेमवाल और पुरोहित जन कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित रजनीश शास्त्री रहेंगे। है जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति का जागरण होता है, जीवन में परिवर्तन होता है। संसार में इस कलिकाल में जहाँ कष्ट हैं, रोग हैं, व्याधि हैं, दुख हैं, उन सब का निवारण श्रीमद् भागवत कथा से हो जाता है। आप आज देख रहे हैं आपाधापी है कलयुग में, कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, कोई बेरोजगार है, तो आदमी दुनिया भर की मानसिक द्वंद्वों से परेशान है। इन सब का निवारण, कोई की अकाल मृत्यु हो रही है, कोई हृदय रोग, ब्लड प्रेशर से परेशान है, उन सब का निवारण श्रीमद् भागवत भक्ति से, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से। जब हम उस चैतन्य परमात्मा को याद करते हैं। भागवत कथा का दिव्य आयोजन दिनांक 26 मई से 1 जून तक साप्ताहिकी यह कार्यक्रम हरमिलाप धर्मशाला में किया जा रहा है, जिसके आयोजनकर्ता और मुख्य यजमान के रूप में आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, और मैं स्वयं इस कार्यक्रम के यजमान के रूप में उपस्थित रहूंगा। और इसमें जो भागवत कथा के वक्ता हैं हमारे बद्रीनाथ धाम से आचार्य पंडित द्वारिका प्रसाद शास्त्री जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर भागवत वाचन करने आ रही है, और हम लोग अपनी माता जी की पुण्य स्मृति में इस कथा को कराने जा रहे हैं। आप सभी रुड़की वासी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। पौड़ी जिले के रामलीला मैदान में आवाहन संस्था की ओर से 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत विधायक राजकुमार धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग हमारे बीच में आए। और जैसे आप देख रहे हैं कि आज सुबह से लगातार हम लोग इस शिविर में काम कर रहे हैं और आप लोग भी हमारे बीच बने हुए हैं। हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये आप लोगों के माध्यम से ही बोला था कि हम लोगों के पास स्पेशलिस्ट की थोड़ा कमी है यहाँ पे, और स्पेशलिस्ट धीरे करके यहाँ पे अगर हेल्थ चेकअप जो होता है, बॉडी हेल्थ चेकअप कई टेस्ट ऐसे जो यहाँ पे हो नहीं पाते, तो अपोलो के साथ हमने कोलैबोरेट किया था आवाहन संस्था ने, और यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा एक कैंप लगाया है, और जो 2 दिन का शिविर है और आगे भी चलता रहेगा। अगर ऐसे ही हमें आप लोग सहयोग करते रहेंगे। इसमें आप देखेंगे इस टाइम पे हमारे पास न्यूट्रिशिस्ट है, गायनिक है, मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, और आपके न्यूट्रिशिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, हार्ट रोग के भी हैं, आपके ईसीजी भी हो रहा है डॉक्टर परामर्श पे, और आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी एलएफटी केएफटी सब हो रहे हैं यहाँ पे टेस्ट। मैं इस संबंध में इतना कहूँगा कि जो भी संस्था इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, इन संस्थाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और ऐसे कार्यक्रम हर शहर में, हर गांव में होने चाहिए, ताकि आम आदमी को अपने शरीर की जो जांचें हैं उसका परीक्षण करने का मौका मिल जाता है, और एक ही जगह पे सारे टेस्ट हो जाते हैं, ये सुविधा भी मिल जाती है।
उसके अनुकूल वो भविष्य में अपना ट्रीटमेंट कराते रहेंगे। तो लोगों को आसानी से ये सुविधा मिलती है। इस तरह के कार्यक्रम लगने चाहिए हर शहर में, हर गांव में। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे। राजधानी में बिजली कटौती से हाहाकार, बिजली कटौती से परेशान लोग सड़क पर उतरे। बुद्धेश्वर इलाके में क्षेत्रवासी कर रहे प्रदर्शन। बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन। राजधानी के अधिकतर इलाकों में है बिजली की किल्लत। लखनऊ के वीवीआईपी इलाकों में बिजली संकट, बिजली कटौती से हो रही पानी की किल्लत। बिजली कटौती से लोगों को हो रही दिक्कत। लखनऊ से आपको खबर बता रहे, राजधानी में बिजली कटौती से लोगों परेशान। बिजली कटौती से परेशान लोग सड़क पर उतरे। बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन। ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राजधानी सहित पूरे यूपी में गर्मियों में बिजली संकट गहरा गया है। ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की हैं। तस्वीरें लखनऊ की आप देख रहे हैं, जहां पर बिजली कटौती से परेशान लोग रोड पर उतर गए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, बिजली कटौती से लोग परेशान हैं और अब तो सड़कों पर उतर गए। वीवीआईपी एरियाज में भी यही दिक्कत है लगातार। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से गर्मी के आते ही बिजली की जो किल्लत है वो आम आदमी को झेलनी पड़ती है। तमाम जो वादे बिजली विभाग करता है कि हमने तैयारियां कर ली हैं, गर्मियों में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो सारे जो दावे और जो वादे हैं वो एकदम सिर्फ फाइलों में नजर आते हैं। जिसकी वजह से राजधानी का, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर तमाम वीवीआईपी इलाके हैं, चाहे गोमती नगर विस्तार की बात कर ले, चाहे आशियाना की बात कर ले, चाहे एलडीए बुद्धेश्वर की बात करें, तमाम जगह बिजली कटौती हो रही है। कहीं कहीं फॉल्ट आ रहे हैं, जो फॉल्ट बनाने में कम से कम 6 से 7 घंटे लग जा रहे हैं। और बात करें बुद्धेश्वर के एरिया है, बुद्धेश्वर में 2 दिन से लगातार बिजली की किल्लत है, ना पानी के पीने की समस्या वहां पर लोगों को हो रही है। और अब लोगों का जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, किस तरीके से जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। ये गर्मी की शुरुआत है और गर्मी की शुरुआत में इस तरीके की लापरवाही कह सकते हैं बिजली विभाग की, जो जिस तरीके से बिजली कटौती हो रही है, कहीं ना कहीं यही लोगों का गुस्सा है कि क्यों नहीं पहले से तैयारियां करके रखी थी, क्यों नहीं लोड को बढ़ाया गया। क्योंकि जब भी बिजली विभाग के पास ऐसी फॉल्ट आती है, बिजली विभाग का कहना होता है कि लोड ज्यादा था इसलिए ट्रांसफार्मर फूक गया, या तमाम जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिलती हैं। लेकिन इस बार जो बिजली की कटौती राजधानी लखनऊ वासियों को गर्मी की शुरुआत में ही देखने को मिल रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में और बिजली कटौती से लोग परेशान हो सकते हैं। जी, अगर बात की जाए तो लेसा का क्या कहना है, बिजली विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिजली विभाग का साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आता है कि लोगों का जो लोड है, घर में लोग जो किलोवाट कनेक्शन है वो कम है और उसका लोड वो ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिस कारण ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं और बिजली की किल्लत का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से ये तैयारियां जो करने के जो वादे वो जो दावे कर रहे थे बिजली विभाग जो लेसा, उनका कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतर रहा है। और लोगों का अगर लोड ज्यादा है और कम कनेक्शन लोड का ले रखा है तो कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो तरीके इस तरह की गर्मी में, भीषण गर्मी में, जहां पर लोगों को पानी पीने की समस्याएं आ रही हैं, जहां पर लोगों को बिजली की कटौती का सामना जो करना पड़ा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी साफ तौर पर देखी जा रही है। और यही परेशानी से लोग त्रस्त होकर आज बुद्धेश्वर के मेन रोड को उन्होंने जाम कर दिया, जहां पर गाड़ियों को आने जाने को रोक दिया गया कि बिजली विभाग के नारे लगाए, उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं कि बिजली की कटौती जो है उसको सही किया जाए, बिजली दुरुस्त की जाए, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब देखना ये होगा कि अब आने वाले समय में गर्मियों में किस तरीके से बिजली की जो कर्मचारी है, जो लेसा है, वो क्या कार्रवाई करता है,
क्या ऐसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेगा जिससे कि लोगों को गर्मी में दिक्कत ना हो। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भरत आपका। तो लखनऊ में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं और अब सड़क पर उतर आए हैं। लखनऊ की कई वीवीआईपी सीटों पर भी, माफ करिएगा, वीवीआईपी जगहों पर बिजली संकट गहरा गया है। खबरों का प्रदेश में चार धाम समेत कांवड़ व पूर्णागिरि यात्रा जैसी धार्मिक यात्राओं को सुव्यवस्थित सुगम बनाने को लेकर सरकार एक प्राधिकरण गठित करने की ओर कदम बढ़ा रही है। जहां बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा करी, वहीं प्राधिकरण को लेकर कांग्रेस भी सरकार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने इसको लेकर कहा कि प्राधिकरण को लेकर जब कोई परिकल्पना खाका सामने आएगा तभी उस पर विचार किया जाएगा। हम प्राधिकरण बनाने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, अखबारों में छपी है, मैंने भी उसको पढ़ा है, लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी परिकल्पना क्या है, उसका पूरा खाका क्या है। जब चारधाम प्राधिकरण का कोई स्वरूप जो है विपक्ष के सामने आएगा तब हम उस पर टिप्पणी करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्रदेश में भारी भरकम पर्यटन विभाग है, बीकेटीसी है, जो चारधाम यात्रा को जो है नियंत्रित करती है। आखिर ये जो है श्रद्धालुओं की अपेक्षाओं पे खरा क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? ये जो है अपने उद्देश्यों को जो है क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? पर्यटन विभाग के अंतर्गत ही तो चारधाम प्राधिकरण बनेगा, अगर सरकार उसको भी बनाती है, और वो तो जब बनेगा तब उस पर बात होगी। लेकिन अभी अगर सरकार चौतरफा फेल है चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को सुधारने में, पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बीकेटीसी की जिम्मेदारी नहीं है। समय रहते आप अगर जो है अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभा। पिछले दिनों पुलिसकर्मी की पत्नी से हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। सीओ नितिन लोहानी ने अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि टीपी नगर पुलिस ने लाखों के जेवरात के साथ 3 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोरों का लंबा आपराधिक इतिहास है। कल आओगे तुम? कौन से वाले? उठा लीजिए, तुम आ रहे हो बिल्कुल सही। देखिए, ये 16/4/2024 की घटना थी, जिसमें देवल चौड़ के पास ये घटना अंजाम दी गई थी, और इसमें 100% रिकवरी है, लगभग 4 लाख के आसपास का माल है। और ये जो लोग हैं ये रहने वाले बिलासपुर के हैं, बिलासपुर रामपुर के रहने वाले लोग हैं। 3 अभियुक्त हैं इसमें 2 अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास अभी तक पता चल गया है, जिसमें से जो सदाम है मुख्य अभियुक्त है, उसका 5 मुकदमे उस पर हैं। इसमें से 1 रुद्रपुर में है, 2 बरेली में है, 2 रामपुर में है। अन्य का जो भी आपराधिक इतिहास है इसे ICS पोर्टल के माध्यम से और अन्य साधनों से भी चेक करवाया जा रहा है। इनमें से एक आदमी टारगेट के साथ बैठता था, मैजिक या किसी भी गाड़ी में वहाँ बैठ जाता था। उसके बाद पिन के माध्यम से ये जो बैग है उसमें सेंध लगाते थे। उसके बाद वहाँ से उतर के वो अपने साथियों के साथ बाइक में बैठ के ही घटना को अंजाम देके निकल जाते थे। एसटी फाउंडेशन नैनीताल, यूकोस्ट और विकास समिति देहरादून के द्वारा नैनीताल जिले के विभिन्न स्कूलों में छात्रों एवं छात्राओं को जैव विविधता संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण हेतु जागरूक करने के साथ जन सामान्य सहभागिता और जैव संरक्षण हेतु सुनिश्चित करने तथा इसके संरक्षण के लिए सिटीजन साइंस को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से आज राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सभागार में ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों को, इंटरमीडिएट तक के स्कूली बच्चों को हम जो है जागरूक करेंगे, उनको इसकी वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे, और जो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी पद्धति जो चल रही है उस माध्यम से किस तरीके से इसको बचाने के लिए वो बच्चे खुद किस तरह से सहभागिता कर सकते हैं, वो हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरे उद्देश्य के अंतर्गत हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो सिटीजन साइंस हम जिसे बोलते हैं, जिनके पास अपनी एक परंपरागत जैव विविधता संरक्षण विधियाँ हैं, वो उस विधि के माध्यम से उनको जानना और उनसे हम लोग शेयर, वो लोग हमें बताएंगे किस तरीके से हम उसको और ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से कंजर्वेशन कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का। सो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, उनको भी समझाना, उनसे हमने वो चीज़ों को सीखना, और वो बातें फिर बच्चों से हमने उनको लेक्चर के माध्यम से और एक फील्ड विजिट के माध्यम से हम जो है बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे।
नगर निगम विगत कुछ माह से सड़कों पर घूम रहे लावारिस गाय और सांडों को गौशाला भेज रहा है, लेकिन काम की गति धीमी है। नगर निगम को हाईकोर्ट में लावारिस पशुओं के मामले में फटकार भी लगे। इधर सड़कों पर लावारिस गाय और सांडों को घूमना जारी है। सांड के हमले की वजह से पिछले साल भी एक जान गई और इस वर्ष भी, जबकि कितने लोग चोटिल हो चुके हैं। सबसे पहले तो हमारी जो एक स्थायी गौशाला है जो गंगापुर कपडाल में बन रही है, उसका निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। और जो दो हमारी अस्थायी गौशालाएं चल रही हैं, रजपुरा और शीश महल, उसमें भी जो हमारी कैपेसिटी है लगभग वो पूरी हो चुकी है। और हमने आश्रय संस्था की मदद ली है, जो अब शीश महल जो गौशाला है उसको चलाने में वो मदद करेंगे। तो जो जानवरों को पकड़े जाने की जहाँ तक की बात है, वो समय समय पर अभियान चलते रहते हैं। गत दिवसों में हम लोग अतिक्रमण हटाने में और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में व्यस्त हो गए थे। और चूँकि टूरिस्ट सीजन भी प्रारंभ हो गया है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक पर हमारा फोकस था। बट नो डाउट फिर से मुहिम चला करके जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़ा जाएगा। प्रयास ये है कि जो हमारी अस्थायी गौशालाएँ हैं उनमें भी थोड़ी सी कैपेसिटी क्रिएट हो जाए, ताकि हम जो जानवर पकड़ें उनको वहाँ पर तय सुविधाओं के साथ रख सकें। खबर रामनगर से है, जहां वर्तमान में भीषण गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तो वहीं लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। रामनगर रोडवेज स्टेशन की तो यहां पर आने वाली यात्रियों के लिए गर्मी से निजात दिलाने को लेकर सरकार और परिवहन विभाग द्वारा कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर परिवहन निगम की बस में सफर करने के लिए रोडवेज स्टेशन पर आने वाली यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रोडवेज स्टेशन में ना तो यात्री के बैठने की कोई पर्याप्त व्यवस्था की गई है और ना ही पीने के पानी को लेकर कोई व्यवस्था की गई है। नगर से हम टनकपुर जा रहे हैं। कैसी यहाँ व्यवस्था? गर्मी बहुत, व्यवस्था बहुत ख़राब है, गर्मी यहाँ बहुत है, पानी की दिक्कत है, यहाँ पर पानी पीने को नहीं मिल रहा है और मिट्टी धूल गर्दा इतना है कि परेशान, बैठने की भी कोई दिक्कत हो रही है, बैठने का भी कोई साधन यहाँ पे नहीं है। ऐसा ये यहाँ पे एक परेशानी हो रही है। हम अभी रामनगर में हैं, रामनगर रोडवेज स्टेशन पे। यहाँ पे पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है लोगों के लिए और बैठने का भी कुछ नहीं है ठीक से, मतलब थोड़ा बहुत है, बाकी धूप वूप के लिए इतना छाया कुछ नहीं है। बाकी धूल मिट्टी आप देख सकते हो कितनी गंदगी है यहाँ पे, सफाई वगैरह कुछ नहीं है। पानी की व्यवस्था के लिए तो मैं शीघ्र ही नगर पालिका से मिल करके, पिछले साल भी उन्होंने व्यवस्था की थी, मैं उसकी व्यवस्था कराने जा रहा हूँ, ठीक है नी। और ये जो धूल हो रही है उसके संबंध में मैं एडीएम साहब से पत्र लिख करके अनुरोध करूँगा उनसे। सब पीने की पानी की भी बहुत बिल्कुल तुरंत, मतलब मैं शीघ्र इस पर लग जाता हूँ। अब थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है ना, निर्माण कार्य चलने की वजह से यहाँ पर धूल धाल हुई है। और अगर तब ये नेक्स्ट ईयर तो ये स्थिति होगी नहीं, काम जल्दी हो जाएगा। आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए इस समय हम सफ़र कर रहे हैं, सभी लोग सफ़र कर रहे हैं, सब त्याग कर रहे हैं। अगर तब ये शीघ्र ही मतलब ये काम हो जाता है, निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। खबर रामनगर से है, जहां शुक्रवार की देर रात रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर गेबुआ के समीप एक अल्टो कार और अज्ञात वाहन की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हुई। भिड़ंत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में सवार सभी 5 लोगों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। गेबुआ क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने अल्टो कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें से 3 महिलाएं घायल हैं और 2 पुरुषों की डेथ हो चुकी है। आज हमारे द्वारा पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी जिले के श्रीनगर के बुघाड़ी रोड पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर के पास डांग में आवासीय बस्ती में एक घर के आंगन से 3 वर्षीय बच्चे को उसकी मां के सामने ही बीती देर शाम एक गुलदार उठा ले गया था। जानकारी देते हुए डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि वन विभाग द्वारा सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर जाकर पुलिस और स्थानीय लोगों को सहयोग से ऑपरेशन चलाया गया। सुबह के वक्त घर से 200 मीटर दूरी पर 3 वर्षीय बच्चे का शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर गया है। बता दें कि वन विभाग की ओर से घटना के तुरंत बाद गुलदार प्रभावित क्षेत्र में 2 पिंजरे लगा दिए गए हैं।
बिल्कुल आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार श्रीनगर में जिस तरह से जो है दहशत का माहौल बना हुआ है, और श्रीनगर ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि जो है पहाड़ के कई क्षेत्रों में जो है दहशत का माहौल बना हुआ है, और लगातार जो ये बाघ के आतंक मचा रखा है सारे क्षेत्रों में, और लगातार बच्चों पर ये ज़्यादा करके जो अटैक कर रहा है। निश्चित रूप से जो ये गंभीर विषय है और सरकार को इसके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, और सरकार को चाहिए कि जो इनके वन विभाग से संबंधित मंत्री हैं उनको निश्चित रूप से एक आपात बैठक बैठानी चाहिए, और इस पर विशेष मनन करना चाहिए कि जो है जिस तरह से हमारे मानव जीवन का जो है ये जिस तरह से संहार हो रहा है। पैसे ले गया, एक मैं चला गया मार्केट में, लाला था एक, उसके पैसे आ रहे थे मुझ पे, मैंने 2000 रुपये दे भी दिए। वो बोला जख्या कट्टा मुझे उठवा, मैंने कट्टा नहीं दूंगा जख्या का, मैंने पैसे दे दूंगा। मैंने कि पहले दिखाओ पैसे कितने हैं मुझ पे, वो कह रहा 16,000 रुपये, लिख के उसमें 11,000 रुपये थे। मैंने कि मैं नहीं दूंगा, मैंने पहले मुझे दिखाओ। कितने बजे के आसपास बच्चे को उठाए? 7:45 बजे। अच्छा। हाँ, वो ले गए और सब लोग हम चले गए, इतनी देर में बाघ उठा ले गया। कल रात को लगभग 8:30 बजे हमारी QRT टीम को जो है सूचना मिली कि 8:15 बजे के आसपास बुघानी रोड पे एक 3 साल का बच्चा जिसका नाम सूरज है, पिता का नाम हरिद्वारी लाल, मूल निवासी बरेली से है, बरेली उत्तर प्रदेश से, इसको जो है अपने घर के नजदीक से गुलदार उठा लिया गया है। जैसे ही सूचना मिली वनकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों और पुलिस वालों के साथ मिलकर खोजबीन शुरू करी। अन्य टीम भी जो है हमारी कौड़ी से तुरंत वहां पहुंची। देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में आज कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापन ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने दून वैली एक्ट के खिलाफ राज्य सरकार के विषय को रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी ही पार्टी के केंद्र सरकार के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 1989 में बने दून वैली एक्ट के तहत दून घाटी को बचाने के विपरीत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा, जिसमें दून घाटी में स्लॉटर हाउस, माइनिंग व इंडस्ट्रियलिज्म करने की बात कही। डबल इंजन की सरकार कथनी और करने में इतना फर्क है। 1989 जो दून वैली एक्ट है, आप लोगों को पता है, जो देहरादून को बचाने वाला है, उसको ख़त्म करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। पत्र में ये लिखा कि यहाँ पे स्लॉटर हाउस लगने चाहिए, यहाँ पे क्रेशर लगना चाहिए, और मतलब सीधे सीधे देहरादून घाटी का नाश करने की व्यवस्था इन्होंने बनाई। और ये खाली देहरादून और दून घाटी के लोगों के खिलाफ नहीं है, ये मोदी जी और केंद्र सरकार की नीतियों के भी खिलाफ ही इनकी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम जिसमें देहरादून के 3 शहर, उत्तराखंड के 3 शहर देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर इसमें चयनित किए गए हैं। और देहरादून देश के, भारत सरकार की रिपोर्ट है, जो देहरादून देश के टॉप 10 उन शहरों में आता है जिसका सबसे बुरा प्रदूषण और सबसे खराब PM10 लेवल है। और उस शहर के प्रदूषण को ठीक करने के लिए भारत सरकार 68 करोड़ रुपए अभी तक खर्च भी कर चुकी है, और ये उसके उलट जाके यहाँ पे और इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाना चाहते हैं, क्रेशर लगाना चाहते हैं, और यहाँ पे आप माइनिंग कराना चाहते हैं, स्लॉटर हाउस खोलना चाहते हैं। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।